हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम बायोलॉजी की क्लास डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र। और इस क्लास में हम इससे संबंधित 50 क्वेश्चन हल करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, धमनी व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन है विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताते जाइए। तो इसमें बात करें अगर हम हिमेटोलॉजी की, तो हिमेटोलॉजी होता है रक्त का अध्ययन। हिमेटोलॉजी। मायोलॉजी, मायोलॉजी होता है मांसपेशियों का अध्ययन। ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी होता है कैंसर का अध्ययन। एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी होता है रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन होता है एंजियोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन है, एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है। एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है, तो यहाँ अगर हम बात करें कार्ल लैंडस्टीनर की, तो इन्होंने खोज की थी रक्त समूह की। विनर की अगर बात करें, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने आरएच फैक्टर की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और विलियम हार्वे की अगर बात करें, तो विलियम हार्वे को कहा जाता है एंजियोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, ब्लड रक्त का अध्ययन किया जाता है। ब्लड या रक्त का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो यहाँ अगर बात करें फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी होता है शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी होता है कवकों का अध्ययन। और इकोलॉजी, इकोलॉजी होता है जीवधारियों का पर्यावरण के सापेक्ष अध्ययन। हिमेटोलॉजी, तो हिमेटोलॉजी को कहा जाता है रक्त का अध्ययन, ब्लड का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कितनी होती है। एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा होती है दोस्तों 5 लीटर। 5 लीटर ये एक एवरेज है। तो 5 लीटर एक व्यक्ति के अंदर सामान्य ब्लड की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा उसके भार की कुल लगभग होती है। तो किसी भी व्यक्ति में अगर हम बात करें, तो लगभग 7 से 8% भार है उसके ब्लड का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड या रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखिए, रक्त है हल्का क्षारीय होता है। रक्त हल्का क्षारीय होता है 7 पर। देखिए, यहाँ से 7 से नीचे अगर कोई जाता है तो इधर अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर कोई वैल्यू बढ़ रही है 14 तक, तो ये क्षारीय होगी। तो ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4, तो ब्लड हल्का क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड किस प्रकार का उत्तक है। ब्लड किस प्रकार का उत्तक है, तो ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी उत्तक है ब्लड, ये आप ध्यान रखिए, ब्लड तरल संयोजी उत्तक है। दोस्तों, आप अपने जितने भी आंसर है साथ साथ में कमेंट कीजिए, ताकि पता चले कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। और जैसे ही ये क्लास पूरी हो जाए, तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है। देखिए, ब्लड का जो 45% भाग होता है वो ठोस होता है, और 55% भाग है ये लिक्विड होता है, द्रव होता है। 45 है, 45% ठोस होता है, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। और 55% जो भाग है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसमें लगभग 90% जल होता है। इस 50% भाग को कहा जाता है प्लाज्मा। तो ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है, तो ये बनाता है प्लाज्मा। तो ये बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा बनाता है।
तो ब्लड का जो 55% भाग है वो प्लाज्मा होता है जिसे द्रव भाग कहते हैं, और 45% भाग ठोस भाग होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है। प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% जल की मात्रा होती है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रोटीन को प्रतिस्कंदन या एंटी क्लोटिंग प्रोटीन के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा प्रोटीन है जिसको प्रतिरक्त स्कंदन कहा जाता है, यानी ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो ये होता है हिपेरिन। हिपेरिन। और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन की, तो ये दोनों ही हमारे शरीर में ब्लड को जमाने के, यानी जो रक्त का थक्का जमता है उसमें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों सहायक होते हैं। और अगर बात करें एल्ब्यूमिन की, तो एल्ब्यूमिन होता है ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने के लिए, यानी वाटर में शुगर की मात्रा को मेंटेन करने के लिए एल्ब्यूमिन प्रयोग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है? तो प्रोटीन अगर बात करें हम प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन हैं, ये दोनों ही प्रकार के प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। और हिपेरिन की अगर बात करें तो हिपेरिन होता है जो ये हमारे शरीर में रक्त जमने से रोकता है, रक्त को जमने नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन मानव के शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो ग्लोब्यूलिन के द्वारा पैदा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ग्लोब्यूलिन को आप ध्यान रखिए। और जैसा कि आपको एल्ब्यूमिन के बारे में पता है, एल्ब्यूमिन है वो ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है, यानी वाटर में शुगर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है एल्ब्यूमिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिए। प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन होता है, वो होता है विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। तो ये आप ध्यान रखिए। यहाँ अगर हम बात करें थायमिन जो विटामिन बी1 है, और विटामिन ई जिसका नाम टोकोफेरोल है, और विटामिन डी जिसका नाम कैल्सीफेरोल है, तो ये आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थायमिन, विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है, डी की कमी से रिकेटस या ओस्टियोमलेशिया रोग होता है, और ई की कमी से नपुंसकता जैसी बीमारियां या बांझपन जो है वो विटामिन ई की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो सर्वाधिक मात्रा में जो सहायता करता है वो कैल्शियम ही करता है। तो ये ध्यान रखिए, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रोटीन का निर्माण लीवर या यकृत में होता है? तो लीवर या यकृत में जो निर्माण है, अगर बात करें हिपेरिन का, तो इसका निर्माण यकृत में होता है। प्रोथ्रोम्बिन इसका निर्माण भी यकृत में होता है। फाइब्रिनोजन इसका निर्माण भी यकृत में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी, आरबीसी जिसे रेड ब्लड कॉर्पल्स कहते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर के अंदर कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी का जो निर्माण है मानव शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा या जिसको बोन मेरो कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिए, अस्थि मज्जा या बोन मेरो में आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। आरबीसी, आरबीसी जिसको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है,
डब्ल्यूबीसी जिसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है, प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, और HCO3 इसको बाइकार्बोनेट कहा जाता है। यानी CO3 डायरेक्ट ध्यान रख लो आप, CO3 जिसको कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बोर्णीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा व लीवर में होता है। बिल्कुल सही कथन है ये। सेकंड है, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरी है, मनुष्य की आरबीसी का आकार द्विअवतलाकार होता है। ये बात भी सही है। आरबीसी का जीवन काल 160 दिन होता है। ये गलत बात है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, 20 से 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? सबसे बड़ी आरबीसी की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी आरबीसी होती है मेंढक की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो पुरुषों में 4.5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन तक आरबीसी की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 5 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसको आप 20 से 120 दिन तक याद कर सकते हो। तो 120 दिन ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो ये ऐसी चीज है जहां पर आरबीसी समाप्त होती है। तो आरबीसी की समाप्ति प्लीहा या स्प्लीन या तीली के अंदर होती है, तो इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आरबीसी या रक्त की कमी को एनीमिया कहा जाता है। रक्त की कमी को एनीमिया कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें ल्यूकेमिया की अगर बात करें कि ल्यूकेमिया क्या होता है, तो यहाँ पर अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो इसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। और अगर बात करें ल्यूकोपेनिया क्या होता है, तो ल्यूकोपेनिया होता है डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा है वो घट जाए। अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी तो इसे ल्यूकेमिया कहा जाएगा, और घटेगी तो इसको ल्यूकोपीनिया कहा जाएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन भी है और एक प्रकार का श्वसन वर्णक भी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का कार्य हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना भी है और एक प्रोटीन की तरह भी काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml ऑफ ब्लड होती है। 12 से 16 ग्राम, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस धातु की वजह से होता है? तो रक्त का लाल रंग है वो लोह धातु की वजह से रक्त का लाल रंग होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। लोहा जिसको फेरस कहा जाता है, फेरस की वजह से रक्त का लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। केसीन प्रोटीन है, दूध में पाई जाती है। एल्ब्यूमिन है, प्लाज्मा में पाई जाती है। तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणुओं को बांधता है? एक हीमोग्लोबिन का अणु, तो यहाँ पर अगर बात करें Hb प्लस में जाता है 4O2। एक हीमोग्लोबिन का अणु है 4 ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़ सकता है और ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़कर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो एक प्रकार का अस्थायी उत्पाद होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? तो हीमोग्लोबिन के रंग की बात पूछे तो हीमोग्लोबिन का रंग होता है लाल, जबकि आपसे अशुद्ध रक्त का रंग पूछा जाए तो अशुद्ध रक्त का रंग होता है बैंगनी। तो
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या। ऊंचाई पर अगर आप 4200 मीटर की ऊंचाई पर चले जाते हो तो आप में 30% आरबीसी बढ़ जाती है। तो ये बात ध्यान रखना, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाओं का उत्पादन या निर्माण कहाँ होता है? तो ये बेसिकली तो होता है अस्थि मज्जा के अंदर, लेकिन यहाँ थाइमस ग्रंथि और प्लीहा ये दोनों भी इसके निर्माण में सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों आप अपने सारे के सारे आंसर कमेंट करते जाइए, कमेंट में बताते जाइए, तो इससे पता चलेगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल सामान्यतः 2 से 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है 2 से 4 दिन का होता है, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करना है। मिलान में सबसे बड़ी आरबीसी है मेंढक की होती है, और मेंढक एम्फीयुगा वर्ग का जीव है। सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मर्ग की होती है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट है, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी, सर्वाधिक मात्रा में लगभग कहा जाता है कि 60 से 65% डब्ल्यूबीसी का भाग है न्यूट्रोफिल्स होता है, और सबसे कम है वो बेसोफिल होती है, लगभग 1% से भी कम होती है, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है, मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या 6000 से 8000 प्रति mm³ ऑफ ब्लड होती है। 6000 से 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का कार्य है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक, ये प्लेटलेट्स का काम होता है। ऑक्सीजन के परिवर्तन में सहायक, ये भी नहीं है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास अथवा संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है। तो रक्त में अगर बात करें 600 अगर आरबीसी है तो डब्ल्यूबीसी 1 ही होगी, तो ये अनुपात होगा 600:1। आप अपने जितने भी आंसर हैं कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त के अंदर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में होने वाला रोग। डब्ल्यूबीसी अगर कम हो रही है तो इसको ल्यूकोपीनिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ल्यूकोमिया की या ल्यूकेमिया की अगर बात करें तो इसमें डब्ल्यूबीसी बढ़ती है, यहाँ पर घटती है और यहाँ पर बढ़ती है। और एनीमिया की अगर बात करें तो एनीमिया में आरबीसी कम होती है, और ल्यूकोसाइटोसिस होता है, इसमें भी डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का मुख्य कार्य क्या होता है? प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का जो मुख्य कार्य होता है, रक्त का थक्का नहीं बनने देना, ये भी गलत है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक, तो प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ये होता है डब्ल्यूबीसी का काम। और O2 के परिवहन में सहायता, ये होता है आरबीसी का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली कोशिका कौन सी है? रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली जो कोशिका है उसे कहा जाता है लिम्फोसाइट, उसे कहा जाता है लिम्फोसाइट। अगर यहाँ पर आरबीसी की अगर हम बात करें तो ये श्वसन दर के लिए यूज होती है, और अगर बात करें प्लेटलेट्स की तो रक्त का थक्का जमने के में सहायक होती है, रक्त का थक्का जमाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का एचआईवी वायरस कौन सी डब्ल्यूबीसी को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना देता है? तो एड्स का वायरस है जो, एड्स के वायरस की अगर बात करें तो ये लिम्फोसाइट या टी कोशिका पर वार करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बिल्कुल घटा देता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, यानी हीमोग्लोबिन है वो किसके साथ सर्वाधिक क्रिया कर सकता है? तो CO+ में Hb, तो इससे बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि एक स्थायी उत्पाद होता है
और इससे शरीर के ऊतक नष्ट होते हैं जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो मानव रक्त का जो लाल रंग है मायोग्लोबिन के कारण नहीं होता है, हीमोग्लोबिन के कारण मानव का जो रक्त का रंग है वो लाल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है वो लाल होता है और वो होता है लोहा या आयरन या फेरस की वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? तो मानव शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है वो 180 से 200 mg प्रति डेसीलीटर होता है, प्रति डीएल होता है, ये ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज का स्तर होता है। वयस्कों में अगर बात करें जो शुगर या रुधिर ग्लूकोज का स्तर है वो लगभग 100 mg प्रति 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग कणिकाओं या कार्पल्स से बना होता है? तो रक्त का 45% भाग है कणिकाएं बनाती है और 55% भाग प्लाज्मा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप या रक्त समूह की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप या रक्त समूह की खोज है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति में कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? तो अगर बात करें ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति में एंटीजन की बात करें तो यहाँ पर इसमें ए और बी दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। अगर बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए है, जो ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन पाया जाता है ए और एंटीबॉडी होती है छोटा बी, स्मॉल बी एंटीबॉडी है इसमें। अगर बात करें कि ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है, एक तो ये ब्लड ले सकता है ए से और एक ब्लड ले सकता है ओ से। और बात करें ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, तो एक तो ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड दे सकता है और दूसरा ए बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। सेकंड ब्लड ग्रुप है बी। बी का जो ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होता है उसमें जो एंटीजन होता है वो बी पाया जाता है और एंटीबॉडी ए होती है और वह ब्लड जो बी से और ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से ब्लड ले सकता है और बी व ए बी के ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। ए बी वाले की बात करें, ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, इसमें एंटीजन पाया जाता है ए व बी और ए बी ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति होगा उसमें किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और अगर बात करें ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है तो यह ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है, तो यह सभी ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों से ब्लड ले सकता है। जबकि अगर बात करें यह किस किस को ब्लड दे सकता है, तो ओनली फॉर ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को यह ब्लड दे सकता है। और लास्ट ब्लड ग्रुप है ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता और इसके अंदर एंटीबॉडी है वो स्मॉल ए और स्मॉल बी पाई जाती है। और अगर बात करें ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है, तो यह केवल ओ से ब्लड ले सकता है। और आपको पता है कि ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति सर्वदाता होता है, इसलिए यह सभी ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों को ब्लड दे सकता है। तो ये टेबल आप ध्यान रखिए, आगे आने वाले क्वेश्चनों में भी आपके काम आएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीजन होता है? तो आपको अभी मैंने बताया कि ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति के अंदर ना तो ए एंटीजन होता, ना ही बी होता, ना ही ए व बी होता। जो ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होता है उसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता और उसमें जो एंटीबॉडी है स्मॉल ए और स्मॉल बी एंटीबॉडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं? सर्वदाता ब्लड ग्रुप है
वो ओ ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो होते हैं। यहाँ पर ये RH फैक्टर से पता चलता है। अगर RH फैक्टर उपस्थित है तो पॉजिटिव है, अगर अनुपस्थित है तो नेगेटिव है। तो ये ध्यान रखिए, ब्लड ग्रुप किसे सर्वदाता माना जाता है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो ये जो ओ नेगेटिव होगा, ओ नेगेटिव का व्यक्ति है सर्वदाता ब्लड ग्रुप के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं? सर्वग्राही ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो सभी से ब्लड ले सके, सभी से ब्लड ले सके। तो आपको ये बात पता है कि जो AB ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वग्राही होता है। AB ब्लड ग्रुप है, सर्वग्राही होता है, लेकिन कौन सा? AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव। तो यहाँ आपको ध्यान रखनी है, सर्वग्राही में AB पॉजिटिव है, ये सर्वग्राही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप AB वाला व्यक्ति किस किस को रक्त दे सकता है? तो अभी हमने बात की थी कि जो AB ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होता है, AB ब्लड ग्रुप का व्यक्ति वो केवल और केवल AB ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। केवल AB ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को यह ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप O वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड ले सकता है? देखिए, ब्लड ग्रुप O का व्यक्ति है वह ब्लड सभी को दे सकता है, लेकिन अगर उसे ब्लड लेना पड़े तो वह केवल और केवल ब्लड ग्रुप O वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पिता का ब्लड ग्रुप A व माता का ब्लड ग्रुप B है तो इनसे होने वाली संतान में कौन सा ब्लड हो सकता है? तो ए जो ब्लड ग्रुप है पिता का और B ब्लड ग्रुप है माता का, तो इनके संयोग से A, B, AB और O ये चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप इनसे बन सकते हैं। तो A भी बन सकता है, B भी बन सकता है, AB व O भी बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा होता है? सर्वग्राही ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी से ब्लड ले सके, यानी सभी का ब्लड अपने अंदर ले सके, तो इसे कहा जाता है सर्वग्राही। और सर्वदाता होता है जो दान कर सके। तो यहाँ पर सर्वग्राही की बात कर रहे हैं, तो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है AB। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। सर्वग्राही रुधिर वर्ग होता है AB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका ब्लड ग्रुप हो, यानी AB जो ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है वह किसको अपना ब्लड दे सकता है? तो दोस्तों, ये अभी हमने टेबल में देखा था कि जो AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है वो केवल और केवल AB वाले को ही ब्लड दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप अपने आंसर साथ साथ में कमेंट बॉक्स में बताते जाइए और लास्ट में आप अपना पूरा स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर की खोज 1940 में किसके द्वारा की गई थी? RH फैक्टर की जो खोज है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी और उनके साथ में वीनर भी थे। तो कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर दोनों ने RH फैक्टर की खोज की थी। तो ये बात ध्यान रखिए, RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH कारक की खोज सर्वप्रथम किस पर की गई थी? तो RH जो कारक है इसकी खोज सर्वप्रथम एक बंदर पर की गई थी और बंदर की जो प्रजाति है रीसस, तो इसे कहा जाता है रीसस बंदर पर यह खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर ब्लड में पाया जाने वाला एक प्रकार का है, यानी जो RH फैक्टर है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है वो क्या है? एंटीजन है, एंटीबॉडी है, एंजाइम है या हार्मोन है? तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो RH फैक्टर है वो एक प्रकार का एंटीजन होता है। तो RH फैक्टर क्या है? एक प्रकार का
एंटीजन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजन या एंटीजन वह पदार्थ है जो, यानी एंटीजन क्या है? एंटीजन क्या है? हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, शरीर में ताप को कम करता है, तीसरा है प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है, और चौथा है कोई नहीं। तो एंटीजन जो होता है, एंटीजन हमारे शरीर में प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा इनमें से कौन सा है जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाता है या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है? तो यहाँ आपको पता है जो व्हाइट ब्लड सेल होती है, WBC है, वो हमारे शरीर में संक्रमण से रक्षा करती है। 5 प्रकार की WBC होती है, 5 प्रकार की WBC होती है, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा का संबंध किससे है? प्रतिरक्षा, या फिर आप बोल सकते हो जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है वो उसका संबंध किससे है? तो देखिए, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और थ्रोम्बोसाइट और आरबीसी। तो यहाँ अगर हम बात करें कि ऐसा इनमें से कौन सा प्रकार है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है, तो जो लिम्फोसाइट है इसके 2 प्रकार हैं, एक तो टी लिम्फ है और एक बी लिम्फ है। यहाँ पर जो टी सेल होते हैं इन पर वार करता है HIV वायरस, तो इनसे सुरक्षा करने में सबसे ज्यादा लाभदायक होता है लिम्फोसाइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरक्षा का संबंध किससे है? तो लिम्फोसाइट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल एक है, यानी कोलेस्ट्रॉल क्या है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल तब बनेगा हमारे शरीर में जब हमारे शरीर में वसा का अधिकता से अधिक जमाव हो जाएगा। बॉडी में अगर फैट है अधिकता से अधिक जमाव होने लग जाएगा तो वह कोलेस्ट्रॉल का रूप लेगा। कोलेस्ट्रॉल जिसका सामान्य स्तर 200 तक होता है, इससे ऊपर जैसे ही बढ़ेगा तो श्वास दर धीमी हो जाएगी और काफी समस्याएं देखने को मिलेगी। और कोलेस्ट्रॉल के कारण अक्सर देखा गया है जो हार्ट अटैक की समस्या है कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है। तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टीरॉयड होता है, एक प्रकार का स्टीरॉयड होता है जो बॉडी में जम जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC का बनना और RBC का विनाश। WBC बनती है और RBC का विनाश होता है, यानी WBC फॉर्मेशन होगा और RBC डिस्ट्रॉयड होगी। तो आपने सुना है RBC का कब्रिस्तान, RBC का बूचड़खाना या फिर एबिट्योर ऑफ RBC। तो ये सारी चीजें हम कहते हैं स्प्लीन को। स्प्लीन जिसे हिंदी में प्लीहा कहा जाता है, तो वहां पर WBC बन सकती है और RBC का निश्चित तौर पर वहां विनाश होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लीहा, इसे इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त में O2 की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति। जब रक्त में O2 की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति। देखिए, O2 की सांद्रता में कमी, यानी O2 कम मात्रा में पहुंच रही है और शरीर को उससे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन चाहिए तो शरीर ज्यादा कोशिश करेगा कि ऑक्सीजन जितनी ज्यादा मिल सके। तो इससे क्या होगी, जो हमारी श्वास की दर है वो बढ़ जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि O2, जब रक्त में O2 की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास दर, उस समय श्वास दर बढ़ जाती है। ये बात ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में काफी बारी से पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कितने प्रतिशत लोग RH पॉजिटिव होते हैं? तो अक्सर देखा गया है RH पॉजिटिव
जो लोगों की संख्या है लगभग 80 से 85% होती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 85%। दोस्तों आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते जाइए और लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों में RH, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, RH अनुपस्थित होता है उनका ब्लड ग्रुप। अगर देखिए RH उपस्थित होगा, RH उपस्थित होगा तो उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और RH अनुपस्थित होगा तो उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर निर्माण कहलाता है। रुधिर निर्माण क्या कहलाता है? तो देखिए हीमोलाइसिस क्या है? हीमोलाइसिस है आरबीसी में विकारता का उत्पन्न होना। आरबीसी में जो विकारता उत्पन्न होगी इसे हीमोलाइसिस कहते हैं। हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस है रक्त का निर्माण। तीसरा है एनोक्सीमिया, एनोक्सीमिया है जब रक्त में ऑक्सीजन की औसत मात्रा से कम पूर्ति है, यानी जब रक्त में ऑक्सीजन पूर्णतः नहीं पहुंच पाती या रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसे एनोक्सीमिया कहते हैं। और ग्लाइमोलाइसिस क्या है? तो ग्लाइमोलाइसिस श्वसन की प्रथम अवस्था होती है, यानी अपघटन के दौरान जो ऊर्जा निकलती है तो उसकी प्रथम अवस्था है, श्वसन की प्रथम अवस्था को ग्लाइमोलाइसिस कहते हैं। तो आपसे पूछा है रुधिर निर्माण कहलाता है, तो यहाँ रुधिर निर्माण को हम कहते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस रुधिर निर्माण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा शादी के लिए असंगत माना जाता है? तो देखिए अगर महिला RH पॉजिटिव है, सॉरी पुरुष RH पॉजिटिव है और महिला भी RH पॉजिटिव है तो ये तो बिल्कुल सही है। RH नेगेटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल ये भी बिल्कुल सही है। फीमेल RH पॉजिटिव, मेल RH नेगेटिव। और से फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन है RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल। तो ये दोनों ही प्रकार के जोड़े असंगत होते हैं, ये ध्यान रखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। तो ऑप्शन सी भी हो जाएगा और ऑप्शन डी भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कितनी प्रतिशतता होती है। सामान्यतः यह देखा जाता है जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता है 30 से 35% होती है। 30 से 35%, यहाँ ऑन एवरेज हमारा 34% आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 34%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? हृदय और उससे संबंधित बीमारियों के अध्ययन को, तो यहाँ देखिए हिपेटोलॉजी, हमारे लीवर के अंदर या यकृत के अंदर एक हिपेटिक सेल होती है तो उन्हीं का अध्ययन किया जाता है हेपेटोलॉजी के अंदर, यानी लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी होता है। ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी में हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी में हम हृदय का अध्ययन करते हैं। और हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी में हम ब्लड का अध्ययन करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हृदय और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कार्डियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो एक वयस्क व्यक्ति होता है तो उसके हृदय का वजन लगभग कितना होता है? आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। देखिए सबसे बड़ा जो हृदय होता है वो अफ्रीकन हाथी का होता है, लेकिन हमारे से पूछा गया है कि जो मनुष्य के हृदय का वजन औसतन कितना होता है, तो लगभग ये माना जाता है कि 300 ग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय को घेरे रखने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? हृदय को घेरे रखने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो देखिए एक नंबर है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम है जो हमारा स्टमक है या पेट की जो आंतरिक गुहा के अंदर जो झिल्ली होती है उसे पेरिटोनियम कहा जाता है। प्लूरा
प्लूरा जो फेफड़ों के ऊपर की झिल्ली होती है उसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहा जाता है। पेरिकार्डियम होता है हृदय को घेरे रखने वाली झिल्ली। और ब्रेकियल धमनी जो कि हमारी बाजू में होती है, इसी के द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। व्यक्ति का रक्तचाप बाजू पे मापा जाता है, ये इसी ब्रेकियल धमनी के कारण मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, पेरिकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर दाब मापा जाता है। रुधिर दाब किससे मापा जाता है? हीमोग्लोबिन मीटर से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को चेक किया जाता है। स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन मापी जाती है। स्पाइरोमीटर होता है, ये श्वसन दर को मापने के लिए यूज आता है। और स्फेग्मोमेनोमीटर होता है जो रुधिर दाब को मापता है। और सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब 120 से हाईएस्ट में 120 और लोवेस्ट में 80, तो ये माना जाता है 120/80 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg का मतलब है जितना 76 सेंटीमीटर पर पारे का दाब होता है वही यह रक्त दाब है। तो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में रुधिर दाब कितना होता है? तो देखिए यहाँ 80 से 120, 120 से 80, यानी ये है ऊपर की लिमिट और ये है नीचे की लिमिट। ऊपर की लिमिट है 120 और लोवेस्ट लिमिट है 80। तो ये आप ध्यान रखिए, 120 जिसे हम इससे ऊपर चला जाए यानी लगभग 140 तक ठीक है, 140 से ऊपर चला जाए तो यह सिस्टोलिक प्रेशर के अंदर काउंट होगा, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। यानी रक्त दाब का सामान्य से अधिक बढ़ना हाइपरटेंशन और सामान्य से कम होना हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन की कंडीशन 60 से नीचे जाने पर होगी, जिसे डायस्टोल भी कहा जाता है। तो यहाँ आप ध्यान रखिए, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह ए ऑप्शन नहीं राइट करना है आपको। अगर ऐसा ऑप्शन ना मिले बी, तब हमारा ए भी हो सकता है, लेकिन मेन प्रायोरिटी पर अभी हमारा बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र, देखिए खुला परिवहन तंत्र है अलग विकसित जीवों में पाया जाता है और इनमें जो रक्त होगा वो रक्त है ऐसे कोटर में भरा हुआ होता है, यानी गड्ढों के अंदर होता है और जिन्हें हीमोसील कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिए, तो यह अलग विकसित जीवों में पाया जाता है। तो खुला परिवहन तंत्र है कीटों में, जोंक में, मोलास्का में, इन सभी में खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुआ जो कि एनालिडा वर्ग में आता है उसमें कैसा रुधिर तंत्र पाया जाता है? केंचुए के अंदर जो रक्त है वो नलिकाओं में बहता है, क्योंकि ये एक थोड़ा विकसित जीव है, तब इसमें कहा जाता है कि इसमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अलग विकसित जीव होंगे उनमें खुला पाया जाएगा और विकसित जीव होंगे उनमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हृदय की ध्वनि क्या कहलाती है? देखिए हृदय के वाल्व जब ओपन और क्लोज होते हैं तब हृदय में अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। तो इन ध्वनियों के कारण हम हृदय की कार्यविधि का पता लगा सकते हैं। तो जब प्रथम हृदय की ध्वनि होती है वो सिस्टोल के अंत में एक ध्वनि आती है लब की। सिस्टोल के अंत में एक ध्वनि आती है लब की, तो इसे कहा जाता है प्रथम हृदय ध्वनि। लब की सिस्टोल के अंत में होगी, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के किस कक्ष में सबसे मोटी पेशीय भित्ति पाई जाती है? हृदय के किस कक्ष में सबसे मोटी पेशीय भित्ति पाई जाती है? तो इस तरह मनुष्य का हृदय 4 चेंबर का होता है, 4 चेंबर का होता है। ये यहाँ पर दायां आलिंद है, ये यहाँ पर दायां आलिंद है और इस साइड है बायां आलिंद। दायां आलिंद, बायां आलिंद, और उसी तरह नीचे है दायां नील्य और इधर है बायां नील्य। तो ये जो बायां नील्य होता है इसमें जो सबसे मोटी पेशीय भित्ति पाई जाती है, सबसे मोटी पेशीय दीवार पाई जाती है प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। जो हृदय के अंदर जितना भी प्रेशर बनता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये ध्यान रखिए,
जो मोटी पेशीय भित्ति है बाएं नीले में पाई जाती है। बाएं नीले में मोटी पेशीय भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहा जाता है? आंसर आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ में बताते जाइए। देखिए, स्टेनोसिस क्या होता है? स्टेनोसिस होता है धमनियों का सिकुड़ना। राहाइनाइटिस क्या होता है? श्लेष्मा झिल्ली में सूजन या नाक में जलन बोल सकते हैं। एथीरोस्क्लेरोसिस होता है धमनी काठिन्य रोग, यानी इसमें धमनी कठोर हो जाती है। और थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस होता है रक्त परिसंचरण तंत्र बाधित हो जाए तो इसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। धमनी काठिन्य रोग बोल दीजिए या इंग्लिश में बोलते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस, इसमें धमनी कठोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन क्या होती है? एक वयस्क व्यक्ति की जो हृदय धड़कन है 72 बार प्रति मिनट होती है। 72 बार प्रति मिनट। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ 70 से 80 के बीच में 72 आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में मरमर या फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? देखिए, जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का दोष होता है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो डॉक्टर हार्ट बीट को चेक करता है। हार्ट बीट को चेक करता है तो उसमें ये मरमर या फुसफुसाहट के साउंड को ही चेक किया जाता है, जो स्टेथोस्कोप से हम इसे सुन सकते हैं। तो इसे क्या पता चलता है? इसे दोषपूर्ण कपाट का पता चलता है कि हमारे हृदय की जो क्रिया विधि है उसमें जो वाल्व खुलने और बंद होने की टाइमिंग सेट नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठकीय वाला होता है? तो मनुष्य का हृदय ऐसे बंटा हुआ होता है जिसमें 4 कोष्ठक होते हैं, 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठक वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के हृदय में देखिए 4 वाल्व होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 वाल्व होते हैं। एक होता है माइट्रल वाल्व, दूसरा होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, तीसरा होता है एओर्टिक वाल्व और चौथा होता है पल्मोनरी वाल्व। तो ये चारों वाल्व को आप ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कैसा रुधिर बहता है? देखिए, मछलियों के हृदय में जो रुधिर होता है इधर से CO2 प्लस O2 जाती है और निकलते टाइम भी CO2 प्लस O2 निकलती है। इधर भी CO2 प्लस O2 जाती है और निकलते टाइम भी CO2 प्लस O2 निकलती है। तो ये हमेशा अशुद्ध या अनऑक्सीकृत रक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? वीनस जो हृदय है, वीनस हृदय है, मछलियों के हृदय को वीनस हृदय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ का हृदय कितना कोष्ठकीय होता है? तो मगरमच्छ का हृदय भी 4 कोष्ठकीय होता है, जिसमें चौथा कोष्ठक अपूर्ण होता है। लेकिन जब भी हमारे से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसका जो हृदय है 4 कोष्ठकीय ही बताना होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीज वर्ग या मछलियों के प्राणियों का अध्ययन कितने कोष्ठकीय होता है? यानी जो मछली वर्ग के जीव होंगे उनका जो हृदय होगा वो कितने कोष्ठक वाला होगा? तो मछली वर्ग के जितने भी जीव हैं या पीसीज वर्ग में जो आएंगे उनका जो हृदय होता है 2 कोष्ठक वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2 कोष्ठक वाला हृदय होगा। तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन व ब्लू व्हेल का हृदय कितने कोष्ठकीय होता है? तो आपको यहाँ बता दें कि जितने भी स्तनपाई जीव हैं उनका हृदय 4 कोष्ठक वाला होता है। तो यहाँ पर डॉल्फिन और ब्लू व्हेल दोनों ही स्तनपाई जीव हैं, तो इनका हृदय भी 4 कोष्ठकीय होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर्वाधिक कोष्ठकीय हृदय किसका होता है? सर्वाधिक कोष्ठकों वाला हृदय किसका होता है? तो एक जीव जिसके हृदय में 13 कोष्ठक होते हैं, जिसे कॉकरोच या तिलचट्टा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉकरोच या तिलचट्टा का जो हृदय होता है वो 13 कोष्ठक वाला होता है, ये ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक व सर्पों का हृदय कितने कोष्ठकीय होता है? तो आपको बता दें कि जो भी रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं, उनका जो हृदय होता है वो 3 कोष्ठक वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसकी गतिविधि को दर्शाता है? जो ईसीजी है वो हमारे हृदय की गति को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मस्तिष्क के लिए डबल ईजी इलेक्ट्रोएन्सीफियोलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो 2 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो भारत में 1992 में जो पहला हृदय प्रत्यारोपण है डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो एक होता है साइनो एट्रियम नोड, जिसको ऐसे नोड कहा जाता है और इसे हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा SA नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का कार्य क्या है? ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन करना और रुधिर को विभिन्न अंगों में पंप करना। तो हृदय हमारे शरीर की पंपिंग मशीन कहलाता है और हमारे शरीर का सबसे व्यस्तम अंग भी हृदय है। तो हृदय का काम होता है रुधिर को विभिन्न अंगों में पंप करना, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब या जो ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रण कौन करता है? तो यहाँ अगर बात करें एड्रिनल ग्रंथि से एक एड्रिनेलिन हार्मोन निकलता है जो उत्तेजना पर नियंत्रण करता है और यही हमारे रक्तदाब को नियंत्रित करता है। दूसरा थायराइड ग्रंथि है जिसे आउटो ग्रंथि कहा जाता है, इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है और यह हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को बैलेंस करने के लिए उपयोगी होता है। थाइमस ग्रंथि हमारे शरीर में लिम्फोसाइट निर्माण को प्रेरित करती है और यह बाल्य अवस्था में विकसित होती है और जैसे जैसे व्यक्ति वयस्क से बुढ़ापे की ओर जाता है तो यह ग्रंथि लुप्त हो जाती है। तो पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथि। और पीनियल ग्रंथि है जिसे शरीर की जेव घड़ी या शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है। तो यह शरीर में जो जैविक अवस्थाएं होती है, सोने उठने का चक्कर होता है, इसी ग्रंथि के द्वारा निर्धारित होता है। तो रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि है रक्तदाब का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना। जो बीपी है सामान्य से अधिक हो जाए तो इसे हाइपरटेंशन बोलते हैं और रक्तचाप का सामान्य से कम होना इसे हाइपोटेंशन बोलते हैं। हृदय धड़कन का बढ़ना ट्रेकीकोर्डिया या इसे टेरिकोर्डिया कहा जाता है और हृदय धड़कन का सामान्य से घटना इसे ब्रेडीकोर्डिया कहा जाता है। तो ये सारे के सारे मिलान बिल्कुल सही हैं, सारे के सारे जो मिलान किए हुए हैं बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितना लीटर रक्त पंप करता है? तो दोस्तों आपको पता है मनुष्य जो 1 मिनट में उसका हृदय 72 बार धड़कता है और एक धड़कन में लगभग 70 ml रक्त पंप होता है। तो 72 इंटू 70 कीजिए आप, तो 5040 ml आ जाएगा। तो नियर अबाउट हमारा 5 लीटर ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग
5 लीटर रक्त पंप करता है। अगर पूछा जाए एक धड़कन में कितने लीटर रक्त पंप होता है, तो एक धड़कन में 70 ml रक्त पंप होता है, ये ध्यान रखिए। और मनुष्य 1 मिनट में उसका जो हृदय है 72 बार धड़कता है, तो ये ध्यान रखिए। जितना भी स्कोर बना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी, इसके बारे में अगर आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।